दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आज आप लोग देख रहे हैं जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री में जो टॉपिक है वह है राजपूत काल। राजपूत काल के एमसीक्यूज की फर्स्ट सीरीज डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है, उसे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज है सेकंड सीरीज और क्वेश्चन नंबर है 41। तो आइए अब देखते हैं यह सीरीज। देखने से पहले एक बात और आपको हम बता दें, ये जो सीरीज है वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के अंतर्गत जितने एग्ज़ाम होते हैं, या यूं कहे ऐसे सारे एग्ज़ाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है, यह सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। देखिए क्या है 41 क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। कर्नल टाड, जदुनाथ सरकार, कनिंगम, विलियम जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्नल टाड। देखिए जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद थे। जेम्स टॉड वर्ष 1817-18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की एवं इंग्लैंड जाकर वर्ष 1829 में एनल्स एंड एंटिविटीज़ क्या है एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास है 42। देखिए क्या है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। अर्थात यह किस देश का था? यह अरब देश का था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था और सेनापति के साथ साथ यह उसका दामाद भी था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वह 43 है। देखिए किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तह लक्ष्माधर ने कल्पद्रम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथि की रचना की है? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए गोविंद चंद्र गहड़वाल शासक मदन चंद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। अर्थात क्या था, उसका उत्तराधिकारी भी था और वही उस दौरान शासन भी कर रहा था। वह गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कृत्य कल्पतरु का लेखक लक्ष्मीधर इसका मंत्री था। गोविंद चंद्र ने अपने राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश से आगे मगध तक विस्तृत करके मालवा को भी जीत लिया था। उसके विशाल राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ दिया था, अर्थात युद्ध में हरा दिया था और भगा दिया था। अब अपने पास जो क्वेश्चन है 44 है। देखिए क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय? देखिए दंतिदुर्ग हो या दंतिवर्मन द्वितीय हो, बात एक ही। गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। देखिए दंतिदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान दिया था तथा उन्होंने महाराज धिराज परमेश्वर
परम भट्टारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अपने पास प्रश्न है 45, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सामंत सेन। सेन वंश का मूल सामंत सेन को, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली थी। कर्नाटक क्षत्रिय कहा गया है, इसमें संदेह की गुंजाइश कम है कि सेनों का जो उद्भव दक्षिण में ही हुआ था और अवसर पाकर वे उत्तर भारत में चले आए तथा बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 46, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, गुजरात। देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा नामक गांव में प्रतिष्ठित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषेध है, अर्थात बंद है। अब अपने पास प्रश्न है 47। देखिए क्या है, दिल्ली का, जिसको दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने और परमारों ने, प्रतिहारों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, तोमरों ने। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 300 वर्षों तक। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं अगला 48 प्रश्न। 48 है, ब्लैक पगोडा क्या है? तो मिस्र, ब्लैक पगोडा कहाँ है? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, मदुरै में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पुरी, उड़ीसा राज्य के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोडा कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक पगोडा कहते थे। अब अपने पास जो प्रश्न है 49 है। देखिए क्या है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन कौन थे? देखिए, चोल थे, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे। या ऑप्शन आप फर्स्ट देख पा रहे होंगे, 1 2 3 थे, सेकंड में 1 2 4 थे और थर्ड में 2 3 4 थे। तो और चौथे में 1 3 4 थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका डियर स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रहा। तो इसमें कौन कौन थे? 2 नंबर अर्थात आप देख पा रहे होंगे, पाल थे, ठीक। इसके बाद 3 प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। इतने थे। क्या थे? इतने थे, बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं क्या, अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का
प्रतीक माना जाता है। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थीं: गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली है। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वह है 50 नंबर। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने: विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूट संवत या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। कलचुरी संवत इसे चेदी संवत और त्रिकूटक संवत भी कहते हैं। यहाँ से संवत गुजरात, कोंकण एवं मध्य प्रदेश में लेखों में मिला है। इसमें 307 जोड़े से तथा 249 जोड़े से 249 जोड़ने से ईस्वी सन बनता है। अब अपने पास प्रश्न है 51। देखिए क्या है। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुदतगिरी थी या मुंगेर? दोनों एक ही साथ है। कन्नौज, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। देखिए मुदतगिरी या मुंगेर बोथ आर इक्वल अर्थात समान है। तो इनमें में से आपको बताना है कौन सी राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। गोपाल 750 ईस्वी में पाल वंश का संस्थापक था। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल थे और मुंगेर इस वंश की राजधानी थी। अब देखते हैं अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगला क्वेश्चन है 52। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? सेन वंश ने, शर्की सुल्तानों ने, खलजी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान सेन वंश ने किया। सेन वंश का मूल सामंत सेन को, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली थी। कर्नाटक क्षत्रिय कहा गया है। सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो अपने पास 53 नंबर है। देखिए क्या। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसे बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था। इसकी स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की है। वहीं लामा तारानाथ ने इस उदंतपुरी महाविहार को ओडंतरी या ओडंतपुरी महाविद्यालय कहा है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब अपने पास प्रश्न है 54। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया था और धर्मपाल ने कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा रहा था। उसने कन्नौज की गद्दी से इंदिरायुद्ध को हराकर चक्रायुद्ध को आसीन किया। चक्रायुद्ध को गद्दी पर बैठने के बाद उसने एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया था। उत्तरापद स्वामिन की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाला था।
अब देखते हैं अगला प्रश्न 55 है। देखिए क्या है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक और सोलंकी प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो देखिए, मनुस्मृति है, रामायण है, पृथ्वीराज रासो है या राजतरंगिणी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है, वह जयचंद की पुत्री संयोजकता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो राजतरंगिणी बुक है वह कल्हड़ ने लिखी, बट इसमें चर्चा किसकी है? कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। विल्हड़ की प्रमुख जो पुस्तक है विक्रमांक देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। अब अगला प्रश्न है अपने पास 56। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? नयचंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, ऑप्शन थर्ड। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य, जिसका कार्यकाल 1076 से 1126 ईस्वी के राजकाल में थे। ठीक है, इनके राजकाल में थे। बंगाल तथा आसाम के अतिरिक्त शेष भारत में हिंदू कानून के विषय में मिताक्षरा को प्रमाण माना जाता है। इसमें बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है, उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 57। देखिए क्या है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर, द्रविड़, वेसर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। अब अपने पास प्रश्न 58 है। देखिए क्या है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो नन्नुक चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव, गंडदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धंगदेव। क्या हो जाएगा? धंगदेव। देखिए, धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। धंगदेव जिनका कार्यकाल 950 से 1002 तक रहा है, यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। धंगदेव किसका पुत्र था? यशोवर्मन का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। वह अपने पिता के समान ही पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसे चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है। धंगदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। धंग प्रसिद्ध विजेता होने के साथ ही उच्च कोटि का निर्माता भी था। उसके शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। इसमें जिननाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ विशेष उल्लेखनीय हैं। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वह 59 है। पाल वंश का संस्थापक कौन था?
गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गोपाल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अपने पास अगला जो है 60 नंबर। रामपाल चरित की रचना किसने की थी? देखिए, कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या संध्याकर नंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रम प्राप्त एक विद्वान थे। उसने रामपाल चरित नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। संध्याकर नंदी कृत रामपाल चरित पुस्तक में रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक बताया गया है। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वह 61 है। देखिए क्या है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ से? दिलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में या वाराणसी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दिलवाड़ा में। देखिए, दिलवाड़ा जो मंदिर है 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का इन मंदिरों का निर्माण है वह 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल वासाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 में बना था। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि 62 है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतया मुक्त रखा था? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को और निम्न जाति के लोगों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ब्राह्मणों को। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का जो श्रेय है सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतया मुक्त रखा था। सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। यह कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। अब अपने पास जो अगला प्रश्न है वह है 63। देखेंगे क्या है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट है। भीमदेव प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था। इसने वडनगर पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया। यह नागराज का पुत्र एवं दुर्लभ दुर्लभ राज का भतीजा था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इसने कांतकोट में शरण ली थी। अब अपने पास क्वेश्चन है 64। देखिए क्या है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल या विजय सेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, धर्मपाल। देखिए, सोमपुर महाविहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो वर्तमान में ध्वंस अवस्था में है। यह बांग्लादेश के नौगांव जिले के बादल गाछी उपजिले के पहाड़पुर जिले में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। 1879 में कनिंघम ने इसकी खोज की थी और पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल देव ने 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में या 9वीं शताब्दी में इस विहार का निर्माण कराया था। अब अपने पास जो प्रश्न है 65 है। देखिए क्या, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, कुमारपाल, जय सिंह, सिंहराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मूलराज द्वितीय में उसका छोटा भाई भीम द्वितीय राजा बना। आबू तथा नागौर क्षेत्रों पर अधिकार के लिए उसका जो चाहमान शासक पृथ्वीराज से संघर्ष हुआ। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। 1178 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु काशहद के मैदान में भीम ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया था। इस युद्ध में नड्डुल के चाहमानों ने भीम का साथ दिया था। उसके बाद भी आक्रमण होते रहे। 1178 ईस्वी में उसके राज्य पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, जिसका भीम ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो अपने पास है 66 नंबर है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? राष्ट्रकूट थे, चोल थे, विजयनगर थे या बहमनी थे? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट बने। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। अब अपने पास प्रश्न है 67। देखिए क्या है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाह भाग के रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर थे, मनु थे, जीमूत वाहन थे या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। दाह भाग जीमूत वाहन कृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दाह भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का विभाग, अर्थात बाप दादे या संबंधी की संपत्ति के पुत्रों, पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था। जी मूतवाहन 12वीं सदी या 12वीं शताब्दी के दौरान भारत के विधि एवं धर्म के पंडित थे। वे परिभद्र कुल के ब्राह्मण थे। किस कुल के ब्राह्मण थे? पारिभद्र कुल के ब्राह्मण थे। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 68। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो किससे संबंध है? देखिए, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, दोस्तों सभी से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे। अब अपने पास प्रश्न है 69। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर व्याह था या सिर्फ दाहिर था या चश था या राह सहसी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दाहिर। देखिए, राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम 712 में भारत या सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दहिर सैन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी, परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अपने पास 70 है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यायाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्र देव ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यायाति केसरी ने। देखिए, लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकाग्र क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर का प्रांगण था, कैंपस था, वह 150 वर्गाकार का था। 150 मीटर वर्गाकार का था तथा कलश की जो ऊंचाई थी 40 मीटर थी। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यह रथ यात्रा आयोजित की जाती है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 71 है।
गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की शकी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास केंदु बिल्व नामक ग्राम में हुआ था। वे बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय में गीत गोविंद की रचना की थी। अगला आप प्रश्न देख पा रहे होंगे 72 है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अर्थात जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। देखिए, हेमचंद्र अथवा हेमचंद्र सूरी, जिनका कार्यकाल 1078 से 1162 रहा है, श्वेतांबर परंपरा के एक महान जैन दार्शनिक और आचार्य थे। हेमचंद्र दर्शन, धर्म एवं अध्यात्म के महान चिंतक होने के साथ साथ एक महान व्याकरण, अलंकृत महाकवि, इतिहासकार, पुराणकार, कोशकार एवं धर्मोपदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, संस्कृति, प्राकृतिक अपभ्रंश और योग, इन सभी विषयों के प्रखर विद्वान थे। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने अनशन पूर्वक अंत्याराधन किया जो अंत्याराधन का था वह उन्होंने शुभारंभ किया और कुमारपाल को धर्मोपदेश देते हुए अपने एक शरीर का परित्याग कर दिया, अर्थात इनकी डेथ 84 वर्ष की एज में हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन 73। देखिए क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज में की गई थी। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। 200 वर्षों तक इन तीन पालो, प्रतिहार और राष्ट्रकूट महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 74। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहिमा कहकर संबोधित किया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? देखिए, पाल वंश के आरंभ के शासकों ने 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य, अर्थात करीब 200 वर्षों तक उत्तरी भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। भारत आने वाले एक अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि की चर्चा की है। उसने पाल राज्य को रुहिमा कहकर पुकारा है। यह शायद धर्मपाल के छोटे रूप धर्म पर आधारित हो। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 75। देखते हैं क्या है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश का दूसरा राजा था। इसने हरिश्चंद्र के बाद सत्ता क्या थी? संभाली थी। पुष्यभूति साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिमी भारत पर उसका शासन था। उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी और कुचामन किले का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने ही करवाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो है वह है 76। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में बताना है। संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, उपयुक्त सभी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजपूत काल। देखिए, राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल कहा है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 77 नंबर है। देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ और सीकरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440-48 के मध्य बनवाया था। अब जो अपने पास प्रश्न है वह 78 है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लक्ष्मण सेन। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन ने नए संवत, लक्ष्मण संवत स्टार्ट हुआ था 1190 ईस्वी में, का प्रचलन किया था। उसका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने पिता वल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया। जयदेव, गीता गोविंद, धोई, पवनदूत, हलायुद्ध नामक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान उसकी राज्यसभा की शोभा थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। क्या थे? प्रधान न्यायाधीश थे। अब अपने पास प्रश्न है 79। देखिए क्या है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्धारा, निराधारा, निरालावा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज, राजे दिवंगते। ये उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज भूंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं क्या प्रश्न। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 80। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में या 9वीं सदी में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8वीं सदी में। देखिए, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों, जिनके नाम पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूट थे, के बीच संघर्ष हुआ। पालो का भारत में पूर्वी भागों पर शासन था, जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत था। अवंती जालौर क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, राजपूत कालवंश के जो सीरीज है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा है कि आपको ये सीरीज बेहद पसंद आई होगी। आपको करना क्या है? अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।